from question number 51. Last we have did till question number 50. We are solving CSE paper 1 2020, right? So coming to the question, with reference to the foreign direct investment in India, which one of the following is considered its major characteristics? Considered ही लिखा है ना, एक सेकेंड, क्या कंसिडर्ड ही है, ठीक। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनमें से कौन सा मेजर कैरेक्टरिस्टिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का? पहला बोल रहा है कि इट इज़ द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी, इसेंशियली लिस्टेड कंपनी में ही होता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक। सेकंड क्या बोल रहा है कि इट इज़ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग मतलब डेप्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। डेप्ट वाले में क्या आ जाता है, लोन ये सब आ जाते हैं, है ना, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये एंड बॉन्ड है, ये सब भी लोन मार्केट ही है ना, आप बोरोइंग ही कर रहे हो, डिबेंचर्स ये सब में बोरोइंग ही हो रही है। नॉन डेप्ट में आप क्या कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, इक्विटी खरीद रहे हो, है ना, तो नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेप्ट सर्विसिंग, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर डेप्ट सर्विसिंग है। तो ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, यहाँ पर नॉन डेप्ट बोल रहा है और ये डेप्ट सर्विसिंग है ना, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। देन डी वाला क्या बोल रहा है कि इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कि FII करते हैं इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, अब देखो जो FDI है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी में आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड दोनों में आता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। इट इज़ लार्जली, है ना, थोड़ा वर्ड्स पे भी फोकस करना, इसेंशियली लिस्टेड मतलब सिर्फ लिस्टेड में ही होता है, तो नहीं, ये तो गलत था। अब यहाँ पे लार्जली मतलब कि हो सकता है ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे डेप्ट क्रिएट हो रहा होगा, लेकिन लार्जली ये नॉन डेप्ट क्रिएटिंग ही है ना, तो यस यहाँ पे FDI में मोर देन 10% शेयर जब खरीदा जाता है तो वो FDI कहलाता है ना, किसी भी कंपनी का, तो दिस इज करेक्ट। फिर सी क्या बोल रहा है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेप्ट सर्विसिंग, डेप्ट को सर्विसिंग करने के लिए ये किया जाता है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। फिर डी वाला क्या बोल रहा है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ये FDI नहीं होता है ना, जो FII एंड FPI को हम लोग यहाँ पे डालते हैं ना, जो कि लेस देन 10% शेयर अगर खरीद रहे हैं किसी कंपनी का, तो करेक्ट आंसर विल बी बी, लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया का, उसके रिगार्डिंग बताना है। पहला बोल रहा है कि इंडियाज़ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स, जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कम है बोल रहा है मर्चेंडाइज इम्पोर्ट से, मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करें, हाँ सही तो है, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा करते नहीं है, तो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो लेस है देन दी मर्चेंडाइज इम्पोर्ट्स। फिर इंडियाज़ इम्पोर्ट्स ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स, डिक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर में बोल रहा है, तो अभी तो हम नहीं बोल सकते कि स्टील, केमिकल, फर्टिलाइज़र, मशीनरी ये सब डिक्रीज़ हुआ होगा। एक बार को चलो स्टील एंड केमिकल्स है, इसका मतलब ये तो इसका तो डिक्रीज़ नहीं हुआ होगा, फर्टिलाइज़र एंड मशीनरी बल्कि मशीनरी तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते रहते हैं, तो ये तो कैसे ही डिक्रीज़ हुआ होगा, बट अभी होल्ड में रखते हैं इस ऑप्शन को, बाकी ऑप्शंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है कि इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस, इंडिया का जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा है देन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, येस हम लोग सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, तो थर्ड तो डेफिनेटली करेक्ट है ही, है ना, तो ये गया, अब इन दोनों में देखना है, अब फर्स्ट हमको पता है कि सही है, तो फोर्थ वाला करेक्ट होना ही है। तो इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट, यस हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उधर करंट अकाउंट में डेफिसिट चलता रहता है, और जो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस रहता है ना, तो सही है ये, तो सेकेंड रॉन्ग है इस तरीके से, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, ठीक है, सेकेंड वाला रॉन्ग था। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द टर्म next question, the term West Texas Intermediate sometimes found in the news refers to grade of, किसका ग्रेड है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, यूरेनियम का तो नहीं है ये ग्रेड, है ना,
यूरेनियम का अगर कुछ ग्रेड होता तो 235 233 ऐसा कुछ होता, तो ये तो नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसको भी हम पढ़ते हैं, इसमें भी जो लैंथेनाइड ग्रुप्स ये सब रहते हैं ना, तो ये भी नहीं है। फिर बुलियन, वो तो गोल्ड बुलियन, सिल्वर बुलियन ये सब होता है ना। क्रूड ऑयल, यस क्रूड ऑयल का ही है, क्रूड ऑयल का ही ग्रेड होता है ना। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जिसको WTI ये सब लिखते हैं, और भी 2-3 ग्रेड हैं, देखेंगे जब हम सारा का जो इम्पोर्टेंट वाला है ना उसको एक साथ रिवाइज कर लेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं सॉल्व, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट, मतलब नॉन फाइनेंशियल डेप्ट अगर ये बोल रहा है तो इसका उल्टा भी होता होगा, मतलब फाइनेंशियल डेप्ट। फाइनेंशियल डेप्ट किसको बोलते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स डेप्ट लेते हैं, जो लोन लेंगे उनको। बट जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स अगर डेप्ट ले रहे हैं वो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स वाला डेप्ट कहलाएगा, है ना। तो कौन कौन से हैं इनमें से नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड्स, यस ये तो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल डेप्ट में तो बैंक्स जो लोन ले रहे हैं वो सब आएगा ना। तो बैंक्स वगैरह को छोड़ के जितने भी आएंगे, जैसे हाउस होल्ड्स वगैरह हो गए, और फिर इंडिविजुअल कोई क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहा है तो वो भी आ जाएगा। गवर्नमेंट है वो भी तो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट ही कहलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नहीं है ना। तो ट्रेजरी बिल अगर इशू वगैरह कर रहा है तो ये सब नॉन फाइनेंशियल डेप्ट में आता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल विल बी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड्स वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इंडिया में, उनको IAEA के सेफगार्ड्स के अंदर रखा गया है, बाकी को नहीं। ऐसा क्यों किया गया है कैटेगराइजेशन, ये पूछ रहा है। पहला बोल रहा है कि सम यूज़ यूरेनियम एंड अदर यूज़ थोरियम, दोनों ही तो बट एटॉमिक मिनरल्स है ना वो वाले, रेडियो एक्टिव वाले, तो फिर क्या ही डिफरेंस हुआ, नहीं ये दिस इज़ नॉट करेक्ट। फिर बी वाला क्या बोल रहा है, सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज़ डोमेस्टिक सप्लाई। हाँ दिस कुड बी द पॉसिबल, क्योंकि अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो तो उस पर किसी ना किसी दूसरे कंट्री से कर रहे हो तो हो सकता है ना। और डोमेस्टिक वाला तो आप अपने घर का माल है तो किसी में भी यूज़ करें, क्यों दिखाएंगे हम किसी को, क्यों दूसरे को इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करेंगे, नहीं करेंगे ना। फिर सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। ये बात तो हमको पता है कि जो एटॉमिक मिनरल्स है ये सबको स्पेसिफिकली क्या करती है, गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है ना। तो गवर्नमेंट ही इवन प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं आने देते, तो फॉरेन एंटरप्राइजेस कहाँ से आ रहा है और उसको क्यों ऑपरेट करने देंगे। तो ये तो इंडिया के केस में ये फैक्चुअली ही रॉन्ग है ना। देन डी क्या बोल रहा है, सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। नहीं, इंडिया में प्राइवेटली ओन्ड वाली न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, सबके सब स्टेट ओन्ड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, है ना। तो इधर तो इन दोनों तो फैक्चुअली ही इनकरेक्ट हो गए हैं, तो बस यही A एंड B में से चूज़ करना था, और मोस्ट लॉजिकली B सही जाता है कि इम्पोर्टेड यूरेनियम है। तो अगर आपने किसी कंट्री से इंपोर्ट किया है तो आप उसका सिविलियन पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हो, इसके लिए IAEA है, उसके सेफगार्ड्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहाँ पर आप इम्पोर्टेड यूरेनियम का यूज़ कर रहे हो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और जहाँ पर आप डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हो वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि कंट्री की सॉवरेनिटी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स TRIMS, ट्रिम्स जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है इम्पोर्ट पे बाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। हाँ तभी तो जो डिस्टॉर्टिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होगी, सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल पाएगा, ट्रेड बैरियर नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो ये तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ट्रेड को, तो सही होगा। सेकेंड बोल रहा है कि दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ज़्यादातर डिस्टिंक्शन इसीलिए रहता है कि कुछ गुड्स पे रहता है कुछ सर्विसेज पे। अगर आपको नहीं पता है और अभी होल्ड में, तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनका कोई कंसर्न नहीं है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हाँ ये भी सही है। अब देखो UPSC ऐसे वाली चीज़ों को गलत नहीं कराता है ना। उसको गलत कराना होगा तो पर्टिकुलर ऐसे डेटा गलत कराएगा, मिनिस्ट्री गलत कराएगा, ऐसे स्टेटमेंट सिंपल वाले स्टेटमेंट गलत नहीं होता है। बस ये बोल रहा है यहाँ पे कि दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर इसका हम उल्टा भी करें तो देखो, दे आर कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
तो ये तो अजीब से ही स्टेटमेंट बना है कि क्या ही बताना चाह रहा है कि दे आर कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सही है, ठीक है, नॉट कंसर्न वाला सही है स्टेटमेंट। यहाँ पे अननेसेसरली हर एक स्टेटमेंट पे डाउट नहीं करना है। यूपीएससी की गलत कराने का एक तरीका है, पर्टिकुलर वे है कि क्या कैसे करके वो गलत कराता है और वो उसी को ही फॉलो करता है ना। तो ये उस पैटर्न में तो नहीं है कि ऐसे इनको चीज़ों को गलत करा सके। तो यहीं पर ही उसने कुछ किया होगा, गुड्स एंड सर्विसेज, तो दिस इज़ रॉन्ग। सिर्फ गुड्स तक का ही रहता है कि दे अप्लाई टू द इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू द ट्रेड इन द गुड्स ओनली, सर्विसेज पे नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। क्या नहीं करेगा आरबीआई अगर वो एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। एक्सपांशनरी मतलब कि वो क्या कर रहा है, मनी सप्लाई बढ़ा रहा होगा, है ना। तो कहाँ कहाँ पर मनी सप्लाई, क्या करने से मनी सप्लाई बढ़ रहा होगा और क्या करने से कम हो रहा होगा। तो क्या नहीं करेगा अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है तो, है ना। कट एंड ऑप्टिमाइज दी एसएलआर रेशियो, एसएलआर कम कर देगा तो बैंक है उनको एसएलआर कम रखना पड़ेगा, तो लोनेबल फंड ज़्यादा हो जाएगा, तो लोन ज़्यादा देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ तो करेगा, है ना। नॉट डू पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ करेगा। फिर सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन दी एमएसएफ। एमएसएफ है उसको बढ़ा देगा। एमएसएफ क्या होता है, ये एमएसएफ है, ये रेपो की तरह ही काम करता है, बस यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटीज़ देनी होती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, एसएलआर वाली भी आप रख सकते हो, है ना, ये वाला रहता है। तो अगर इसको इंक्रीज़ कर देगा, है ना, तो अगर ये चीज़ इंक्रीज़ हो गई तो बैंक को लोन नहीं मिलेगा, बैंक को लोन नहीं मिलेगा तो वो आगे लोन कैसे बढ़ाएगा। तो मनी सप्लाई तो नहीं बढ़ पा रही है, तो ये चीज़ तो आरबीआई नहीं करेगा क्योंकि उसको एक्सपांशनिस्ट करना था। तो इंक्रीज़ नहीं करेगा, डिक्रीज़ करना चाहिए। देन कट दी बैंक रेट रेपो रेट। हाँ, तो इससे तो फ़ायदा होगा ना, बैंक रेट रेपो रेट कम हो गया तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो ये भी आरबीआई करेगा। तो क्या नहीं करेगा, सेकेंड वाला बस नहीं करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian economy after the 1991 economic liberalization consider the following statement। तो यहाँ पर बताना है कि इंडियन इकोनॉमी में 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब हुआ था तो उसके रिगार्डिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी रुपी पर वर्कर एट 2004-05 प्राइसेस इंक्रीज्ड इन द अर्बन एरियाज वाइल इट डिक्रीज्ड इन द रूरल एरियाज। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, देखो वर्कर प्रोडक्टिविटी 2004-05 प्राइसेस के अकॉर्डिंग 1991 से अर्बन एरिया का इंक्रीज हुआ है, बोल रहा है वर्कर की प्रोडक्टिविटी, एंड रूरल का कम हुआ है। नहीं भाई, ऐसे कैसे बोल सकते हो क्या वर्कर की प्रोडक्टिविटी, दोनों जगह तो इंसान ही काम कर रहे हैं ना, तो क्यों वर्कर की प्रोडक्टिविटी अर्बन में बढ़ेगी जब तक आप बहुत ही अच्छा कुछ इंसेंटिव सिर्फ अर्बन में प्रोवाइड करा रहे हो एंड रूरल में नहीं करा रहे हो। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो दिस इज़ रॉन्ग। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज शेयर ऑफ द रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड, मतलब साल दर साल ये चीज़ इंक्रीज होती गई परसेंटेज शेयर किसका, रूरल एरियाज़ का वर्कफोर्स में। ऐसा नहीं बोल सकते ना किसी भी साल डिक्रीज हो गई तो, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग, स्टेडली बोल दिया ना, इसलिए भी रॉन्ग हो गया कि हर साल वो इंक्रीज ही होना पड़ेगा उसको। इन रूरल एरियाज ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड। हाँ, नॉन फार्म में तो ये तो हमको ट्रेंड पता ही है ना कि आप एग्रीकल्चर से धीरे धीरे क्या होते हैं मूव करने लगते हो जब आप बेटर एजुकेट हो जाते हो, सर्विस सेक्टर में जाते हो, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन सब में जाते हो। तो ये तो सही है ना, रूरल एरियाज में जो ग्रोथ है इन दी नॉन फार्म इकोनॉमी वो इंक्रीज हुआ है। फिर फोर्थ क्या बोल रहे थे, ग्रोथ रेट इन दी रूरल डेवलपमेंट डिक्रीज। जो ग्रोथ रेट है रूरल डेवलपमेंट का वो डिक्रीज हुआ है, ग्रोथ रेट इन दी रूरल डेवलपमेंट वो डिक्रीज हुआ है। अब थर्ड बस सही है, ऐसा हो सकता है क्या, ये थर्ड एंड फोर्थ अब यहाँ पर आके अटक जाते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या सही हो सकता है। तो ग्रोथ रेट इन दी रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है, तो इसमें तो खुद से ही मार्क करना पड़ेगा। लास्ट में कोई भी लॉजिक लगाओ, इन दोनों में से ही मार्क करके आना। फिर अब तो 50-50 में तो आ ही सकते हैं, उसके बाद से तो देखा जाएगा, है ना। बट यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है। ग्रोथ रेट है रूरल एम्प्लॉयमेंट का वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर
district central cooperative bank deliver more credit in comparison to the scheduled commercial bank and regional rural bank. इन टर्म्स ऑफ जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर को जो दिया जाता है ना शॉर्ट टर्म क्रेडिट, DCCB जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो डिलीवर करता है ज़्यादा क्रेडिट बोल रहा है इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है रीजनल रूरल बैंक. बट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो कितने बड़े बड़े होते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी, DCCB तो कितने छोटे होते हैं, तो ये कैसे ज़्यादा लोन दे रहा होगा, वो भी इन दोनों का कंबाइंड. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द DCCB इज टू प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन DCCB का ये है कि वो फंड प्रोवाइड करता है पैक्स को. ठीक है, तो करते होंगे है ना, तो सेकेंड ओनली विल बी दी करेक्ट. फिर नेक्स्ट, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल को साइबर इंश्योरेंस जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर जनरली कवर्ड. कौन कौन से बेनिफिट जनरली कवर्ड होते हैं इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ द फंड्स एंड अदर बेनिफिट. इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड, जो फंड लॉस हो जाता है, एंड अदर बेनिफिट्स के अलावा क्या क्या और बेनिफिट मिलते हैं साइबर इंश्योरेंस में. तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ द मालवेयर डिस्टर्बिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर. हाँ, ये तो करना ही होगा साइबर इंश्योरेंस में, तो ये तो दोगे ही ना कि अगर कोई मालवेयर के कारण क्या हो रहा है, आपका जो कंप्यूटर है वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसको रिस्टोर करने का कॉस्ट. हाँ, तो यही तो कहलाएगा ना साइबर इंश्योरेंस. फिर सेकेंड, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेज इट इफ प्रूव्ड. सो ये आपको नया ही कंप्यूटर नहीं दे देंगे है ना, अगर आप वो भी तब जब विलफुली आपने उसको डैमेज किया है, तो विलफुली वाले पे कोई इंश्योरेंस नहीं है भाई, आपने खुद ही पकड़ के पटक दिया अपना लैपटॉप को, तब कोई इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला है. थर्ड क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ द साइबर एक्सटॉर्शन के कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, कि लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आपने हायर किया किसी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट. हाँ, तो ये किया जा सकता है, क्या पता बहुत इंपॉर्टेंट जगह काम करते होगे और उसमें जो साइबर एक्सटॉर्शन के कारण कोई दिक्कत आ गई, तो स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट है उसका हायर करने का कॉस्ट साइबर इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होगा. फिर कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट. हाँ, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि कॉस्ट ऑफ डिफेंस भी दिया जाएगा साइबर इंश्योरेंस में कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप लेके जाते हो तो. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट. सेकेंड वाला बस रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई आपको नया कंप्यूटर ला के नहीं देगा अगर आप विलफुली डैमेज कर रहे हो तो. फिर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर लिखा है ना, हाँ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा एग्रीकल्चर में. ठीक. फिक्सिंग MSP फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, सारे क्रॉप के लिए MSP. अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि कैपिटल क्रिएशन हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट है ना. कोई ना कोई कैपिटल क्रिएट हो रही होगी, MSP देने से कोई कैपिटल क्रिएट हो रही है क्या, नहीं, बल्कि ये तो और डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, तो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड क्या, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. यस, अगर आपने कंप्यूटराइजेशन कर लिया तो ये एसेट क्रिएट हो गया, तो सेकेंड तो होना ही चाहिए, तो ये गया. ठीक है, एंड फर्स्ट तो हटा दो, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया 2, 3 और 6. फिर थर्ड, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट. यस, देखो कैपिटल डेवलप कर रहे हो, सोशल कैपिटल, तो दिस इज इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर, राइट. फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू द फार्मर्स, फ्री वाले से कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है. वेवर ऑफ द एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. 6, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बना दे रही है तो ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. नेक्स्ट, what is the importance of the term interest coverage ratio? Interest coverage ratio of a firm in India. किसी भी फर्म के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि प्रेजेंट रिस्क कितना है, क्या है फर्म का, किसी भी फर्म का, दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. जिसको बैंक लोन देने वाली है उसका रिस्क कितना है, वो पर्सन दे भी पाएगा नहीं कि नहीं, ये इंटरेस्ट कितना कवर कर पाएगा, ये बताता ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो ये तो इसी को डिफाइन ही कर रहा था, दिस इज करेक्ट. टू हेल्प इन इवेलुएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू. अगेन है ना, अगर उसने वो मतलब कि हेल्प कर रहा है कि इवेलुएट करने का कि इमर्जिंग रिस्क क्या हो सकता है, कि कितना इंटरेस्ट कवर कर पा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट.
थर्ड क्या बोल रहा है, द हायर अ बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो द वर्स इज द एबिलिटी ऑफ द सर्विस इट्स डेप्ट रॉन्ग। अगर उसका हायर आईसीआर है मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, मतलब वो इंटरेस्ट ज़्यादा कवर कर पा रहा है, मतलब उसके पास पैसे हैं ना, तो ये तो हाई चांसेस है कि वो सर्विस कर सकता है डेप्ट को। वर्स से थोड़ी कंडीशन होगी, ये तो गुड कंडीशन होगी, उसकी एबिलिटी है सर्विस करने की डेप्ट को। तो फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी करेक्ट, थर्ड विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स और पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। कौन कौन से फैक्टर्स है जो राइस का प्राइस है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं। फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग मतलब कौन कौन प्रभाव डाल रहा है, थोड़ा सा भी प्रभाव डालेगा तो डल रहा है ना प्राइस ऑफ द राइस पे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑब्वियसली बात है, ये तो दी गई, ये तो अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि एमएसपी पे अगर आपने ज़्यादा पैसा दे दिया तो सबके सब एमएसपी पे ही बेच देंगे, तो मार्केट में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी गुड्स की, तो क्या हो जाएगा, डिमांड सप्लाई ये सब होगा, है ना। तो गवर्नमेंट की ट्रेडिंग पे ये भी सही है, इससे भी प्राइस है वो तो अफेक्ट हो गई। फिर थर्ड, गवर्नमेंट से स्टॉक पाइलिंग, तो एफसीआई जितना भी स्टॉक पाइल कर रहा है, अगर वो ज़्यादा स्टॉक पाइल कर दिया और उस जो भी कमोडिटी है उसकी शॉर्टेज हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगा राइस का, है ना। चलो राइस का ही कमोडिटी है ना, राइस ही कमोडिटी है, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर ज़्यादा स्टॉक पाइलिंग कर दिया तो, है ना। देन कंज्यूमर सब्सिडी, कंज्यूमर को सब्सिडी ज़्यादा दे दिए तो राइस का प्रोडक्शन बम्पर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। तो चारों के चारों अफेक्ट करेंगे, अफेक्ट ही तो बोला है ना प्राइस ऑफ द राइस, तो सब अफेक्ट करेंगे। Now, next question. Consider the following statement. The value of the Indo-Sri Lanka trade has consistently increased. Consistently increase हुआ है, बोल रहे एक भी साल कम नहीं हुआ है। In the last decade, 10 साल में एक साल भी डिक्रीज नहीं हुआ होना और हर साल इंक्रीज ही होना इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो फर्स्ट तो गलत है, ये हट गया, ये हट गया। फिर सेकेंड क्या बोल रहा है, टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में टेक्सटाइल आर्टिकल्स यस हो सकता है, क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश है वो क्या है, वैसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल के मामले में फेमस है ना, तो इनके बीच इंपॉर्टेंट आइटम है बोल रहा है ना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट आइटम है, अब ऐसा तो नहीं बोल रहा कि 100% हम ट्रेड सिर्फ टेक्सटाइल में करते हैं, इंपॉर्टेंट आइटम है बोल रहा है, हाँ इंपॉर्टेंट तो है। तो सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, इन दी लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बिन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। नहीं, साउथ एशिया में बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो दिस इज इनकरेक्ट, तो सेकेंड ओनली विल बी द करेक्ट। ठीक, अगला, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल दी 4 countries मेंबर्स ऑफ द G20। तो इसमें कुछ नहीं, G20 के मेंबर्स याद रखने होंगे। एक बार G20 के मेंबर्स को अगर पढ़ भी लिया ना तो याद रहते हैं कि कौन कौन से थे G20 के मेंबर। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो ये जो G20 के मेंबर्स हैं ना, उनका मैंने लिस्टिंग किया था, तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गुरुजी सीता अब एसएससी में फंसी, ये याद रखना, ठीक है। गुरुजी सीता अब एसएससी में फंसी। जी से जर्मनी है, फिर यू से यूएसए है, रसिया है, यूके है, फिर जे से जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, इटली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, फिर ये कनाडा, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज़ है और एक यूरोपियन यूनियन, ठीक है। फिर फ्रांस, चाइना, इंडोनेशिया। क्या नहीं है, ईरान इराक नहीं है, श्रीलंका इजिप्ट नहीं है। तो आई वाले याद रखना कि इंडिया तो है आई से, इटली है आई से, एंड इंडोनेशिया, लेकिन ईरान नहीं है। तो ये यहाँ से याद रखना कि यूएसए है वो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा कर रखे, इसलिए ईरान को नहीं रखा G20 में। एंड ईरान इराक दोनों लड़ते रहते हैं, इसलिए इराक को भी नहीं रखा। फिर श्रीलंका भी नहीं है एंड इजिप्ट नहीं है। तो अब बस ऑप्शंस में देख लो, बस कौन कौन से कंट्रीज़ है कौन कौन से नहीं है, उतने से भी सॉल्व हो जाता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। साउथ अफ्रीका तो था वैसे, पहले इधर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। फिर यहाँ पे ब्राज़ील, ईरान, ईरान तो नहीं था, है ना। सऊदी अरेबिया, फिर इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इंडोनेशिया तो था, जापान, सीता, गुरु जी, तो जे था, हाँ तो ये तो होगा। सीता एसएससी में फंसी, एसएससी। साउथ कोरिया भी था, सिंगापुर नहीं था, है ना, सिंगापुर नहीं था, कहीं पर भी सिंगापुर देखा क्या, नहीं सिंगापुर नहीं है, ठीक है।
श्रीलंका नहीं है, सिंगापुर नहीं है, साउथ कोरिया था। जितने भी एस थे उनमें से क्या क्या था, एस से तो साउथ कोरिया था, देन साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरबिया, तो ये वाले थे, है ना। और कोई एस था नहीं, तो बस इन्हीं दिनों थे, तो एस वाले बाकी सब कट जाएंगे, है ना, तो उन सबको हटा दो। तो सिंगापुर हट गया और यहाँ पर से मलेशिया हट जाएगा, तो यही बचेगा। अर्जेंटीना था, मैक्सिको था, साउथ अफ्रीका, टर्की। फिर अगला क्वेश्चन, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्यों दिया जाता है फार्मर्स को, बोल रहा है किस पर्पज़ के लिए दिया गया था। करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फार्म एसेट्स, तो वर्किंग कैपिटल के लिए मेंटेनेंस करने के लिए, हाँ, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे सकते हैं। कैपिटल आपके पास पहले से है, बस उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए मैं कुछ मेंटेनेंस का कॉस्ट होगा, उसके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट, येस। परचेस ऑफ द कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक, ये तो बहुत कॉस्टली होते हैं, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट में इतना महंगा थोड़ी करने देंगे, ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाला चीज़ है, तो सेकेंड इज रॉन्ग। देन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्म हाउस होल्ड, हाँ, ये हो सकता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट से। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये भी किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस, फैमिली के लिए हाउस, एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज इज टू कॉस्टली, तो फिफ्थ भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा, 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट, ठीक। और यहाँ पर देखो 5 में से 3 वाला भी वर्क कर रहा था। फिर अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेटेज ऑफ द, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। द वेटेज ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर दैन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर्स का की कंज्यूम करने की चीज़ें हैं उनका वेटेज ही तो ज़्यादा होगा ना सीपीआई में, तो दिस इज करेक्ट। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज वाइल CPI डज, ये तो सही बोल रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज वाला इंक्लूड नहीं होता, बल्कि CPI है वो सर्विसेज भी इंक्लूड करता है गुड्स के साथ साथ, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measures of inflation and to decide on changing the key policy rates, तो गलत है ये, मैंने बताया भी था कि अब तक ये हो रहा था, नाउ ये हो रहा है, ऐसा करके बोलता है ना, तो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली गलत स्टेटमेंट रहती है। RBI ने CPI को ही अडॉप्ट किया था इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, है ना, तो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो मैकॉन्ग है वो कहाँ पर फ्लो होता है, मैकॉन्ग रिवर चाइना से निकलती है, साउथ चाइना सी में जाती है, अंडमान सी में नहीं जाती है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। थैम्स रिवर है एरिस सी, नहीं है, तो नॉर्थ सी में जाती है, तो दिस इज रॉन्ग। वोल्गा है वो कैस्पियन सी में जाती है, वोल्गा ये रसिया की जो रिवर है वो है कैस्पियन सी में जाती है, यस सही है। फिर जाम्बेजी है वो इंडियन ओशियन में, तो वो ये जो साउथ अफ्रीका में जो जाम्बेजी जिम्बाब्वे से होते हुए जाती है ना, तो ये इंडियन सी में मिलती है, हाँ, ये भी सही है। अगर ऐसा नहीं पता एग्जैक्ट है तो 4 में से 2 होगा, है ना। अब 2 में से या तो 1, 2 होगा या तो 3, 4 होगा, अब इनमें से एक आध पता होगा तो वो वाला पेयर सही हो जाएगा। जैसे ये पता होगा कि मैकॉन्ग है वो तो इधर तो नहीं जाती अंडमान सी में, वो तो साउथ चाइना सी में मिलती है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, तो ये वाला पेयर गया, तो फिर 3rd and 4 विल बी द करेक्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, द प्रोक्योरमेंट ऑफ द MSP इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट और यूटीज, सारी सीरियल, सारी पल्सेस, सारी ऑयल सीड्स के लिए अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट है क्या स्टेट यूटीज में, नहीं, इतना स्टोरेज है कहाँ भाई गवर्नमेंट के पास, लिमिटेड है ना। देन इन द केस ऑफ द सीरियल्स एंड पल्सेस, द MSP इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस थोड़ी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो अगर कोई भी नहीं परचेस कर रहा होगा तो मिनिमम इतना प्राइस तो आपको इस पर मिल ही जाएगा, यही प्रोवाइड करता है, ना कि इस प्राइस तक का कोई दे ही नहीं पाएगा। ऐसे में तो मैक्सिमम वाला रहेगा, तब तो सब गवर्नमेंट के पास ही बेचेंगे, तब तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पर होना क्या था, विल नेवर फॉल होना था, ठीक है, तो गलत हो गया है फर्स्ट सेकेंड दोनों, तो नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, कमर्शियल पेपर बोला है शॉर्ट टर्म होगा, यस, और शॉर्ट टर्म वाला अनसिक्योर्ड ही होता है ना, क्योंकि आप कम टाइम में ही रिटर्न कर दे रहे हो, तो क्या ही सिक्योरिटी, आप कोलैटरल थोड़ी रखोगे, तो दिस इज करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब से कॉर्पोरेट को से डील करने लगी, नहीं, वो तो बैंक से ही बस डील करती है, और RBI नहीं इशू करती है डिपॉजिट से, ये तो बैंक से इशू करते हैं, तो दिस इज रॉन्ग।
फिर थर्ड क्या बोल रहा है, कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। कॉल मनी है वो शॉर्ट टर्म है, कॉल करने पे तुरंत मनी मिल जाएगा, 2 से 14 डेज वाला विंडो रहता है ना इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। यस, सही है ये। फिर क्या होगा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, बॉन्ड्स है शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू द कॉर्पोरेशंस। कौन किसको इशू करते हैं वो छोड़ो, पहले देखो यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड लिखा है, तो कूपन का मतलब इंटरेस्ट होता है ना, तो 0% इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पर कैसे इंटरेस्ट बियरिंग हो रहा है, नहीं इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होता है ये, तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर करेक्टली मैच्ड वाले देखने हैं। तो देखो तीनों के तीनों तो सही नहीं होते हैं, मोस्टली ऐसा 3 वाला में रहता है, तो बट अगर हो भी सकते हैं, अगर पता हो तो देख लेते हैं। परिव्रजक बोल रहा है, रिनंसिएट एंड वॉन्डरर, ठीक। फिर श्रमणा, श्रमणा है ये प्रीस्ट विद द हाई स्टेटस, ओके। उपासक, ले फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। अब तीनों में से कौन सा आपको पता होता है जो आप जनरली पढ़ते हो, उपासक, ले फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म, क्योंकि जो अशोक थे वो ले फॉलोअर थे बुद्धिज्म के, तो ये तो सही है, थर्ड तो सही होना ही है, ये तो गया। ठीक, अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों सही नहीं होंगे, ठीक है, तो इन दोनों में से होना चाहिए। 1 और 2 में से क्या सही हो सकता है, देखो श्रमणा बोल रहे प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, प्रीस्ट का तो ऑलरेडी हाई स्टेटस ही होता है ना, इसमें अलग से मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी, है ना, तो कुछ ना कुछ फिसी है यहाँ। एंड यहाँ पे परिव्रजक बोल रहा है रेनंसिएट एंड वॉन्डरर, रेनंसिएट एंड वॉन्डरर, तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि सही होना चाहिए, तो फर्स्ट एंड थर्ड के साथ जाना चाहिए, सेकंड इज रॉन्ग। श्रमणा है वो भी वॉन्डरर ही, एस्केटिक ही होते हैं, ठीक है, और वो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म दोनों में से किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट है, तो ये इनसे तो कॉन्ट्रेरी है, हो गया, फिर तो प्रीस्ट कहाँ से आ जाएंगे, तो सेकंड इज रॉन्ग। फिर अगला, विथ रेफरेंस टू द इंडियन एलिफेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, तो यस हो सकते हैं, क्योंकि जब भी ज़्यादातर देखो इंडियन ह्यूमन सोसाइटी है वो तो मेल डोमिनेटेड ही है, तो यूपीएससी ऐसे एग्जाम्पल्स जरूर लेके आएगी जहाँ पर जो फीमेल है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो ऐसे वाले एग्जाम्पल्स हैं वो सही होंगे, ठीक है। लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल होगा, ठीक है। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स तक का हो सकता है, मैक्सिमम कैन भी बोला है, हाँ हो सकता है भाई। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, 41 ईयर होगा तो भी नहीं होगा काल्विंग, ये बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन बॉडी वेरी करती है, तो एलिफेंट से एलिफेंट वेरी भी तो करेगा ना। देन अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, केरला तो कितनी छोटी सी स्टेट्स है ना, उसके कंपैरिजन में बाकी और भी स्टेट्स है जहाँ पे एलिफेंट है और उनका एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे एलिफेंट पॉपुलेशन भी ज़्यादा होना चाहिए, तो केरला तो हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला नहीं हो सकता है ना, तो फोर्थ इज़ इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी करेक्ट। और जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसको मैंने ऐसे याद रखा है, काटकू करके याद रखा है, के से कर्नाटका, देन ए से आसाम, फिर टी से तमिलनाडु, फिर केरला, फिर उत्तराखंड है आई गेस, है ना, नहीं उत्तराखंड या देखना पड़ेगा मुझे, यूपी है आई गेस, काटकू में, लेट मी चेक, 72 नंबर क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन नंबर है ना, ओके 72 नेशनल पार्क्स, तो काटकू करके लिखा है मैंने, हाँ उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड में 5th नंबर पे, ठीक है। तो एलिफेंट काटकू करके याद रख लेना, एलिफेंट काटता है क्या, नहीं काटता है, तो एलिफेंट काटकू करके याद रखना। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा, देन आसाम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरला, फिर उत्तराखंड, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन में लोकेटेड है, तो देखो कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, कर्नाटका से निकलती है ना, कर्नाटका से निकलती है और वो कहाँ पर जाएगी, तमिलनाडु में जाती है ना। केरला का कुछ रिवर इधर से ओरिजिनेट होकर इधर ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलता है, लेकिन इतना ही रहता है, मेजरली वो यहीं कर्नाटका एंड तमिलनाडु में फ्लो होती है। तो देखते हैं आप इनका पहले स्टेट मैपिंग करो, नागरहोल ये तो कर्नाटका में है ना,
अंशी को पूरी बंदी बनाकर, पूरी से था होल, ये सब। पापीकोंडा ये तो आंध्रा का है। सत्यमंगलम ये तो तमिलनाडु का है। वायनाड है वो केरला का है। तो केरला वाला हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, आंध्रा ऊपर है तो ये नहीं हो सकता। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अब ये मैपिंग करने से ही पता चलेगा इसमें, और इसी के लॉजिक से ही कर सकते हैं आप कि आपको स्टेट्स पता है और ये कौन से स्टेट में नेशनल पार्क ये सब पता हो तब जाके, है ना। अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बिना कुछ पता हुए। फिर नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सैलॉन फ्रॉगमॉथ, कॉपर स्मिथ बार्बेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, वाइट थ्रॉटेड रेड स्टार्ट आर क्या है? बर्ड्स है, प्राइमेट्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है? नहीं, बर्ड्स है ये, ठीक है। तो अगर ये लॉजिक से कर सकते तो करो, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाना। Which one of the following protected areas is well known for the conservation of the subspecies of the Indian swamp deer, Barasinga, that thrives well on the hard ground and is exclusively graminevorous? तो इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि वेल नोन है कंजर्वेशन ऑफ द सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वाम्प डियर? इंडियन स्वाम्प डियर की सब स्पीसीज जो कि क्या, बारासिंगा, वो थ्राइव करती है वेल ऑन द हार्ड ग्राउंड। तो जब हम स्पीसीज पढ़ते हैं तो बारहसिंगा को हम एमपी में पढ़ते हैं जनरली, है ना। तो मानस नहीं हो सकता, मुदुमलई तमिलनाडु है, ये नहीं हो सकता। तालचापर पता नहीं कहाँ है, शायद यूपी में है, बट ये नहीं होगा, है ना। तो एमपी कान्हा नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर। फिर स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टील स्लैग मटेरियल हो सकता है किसका? करेक्ट स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, हाँ स्टील स्लैग को यूज़ करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सॉइल, येस, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, यस ऑफकोर्स, क्यों नहीं कर सकते, सीमेंट में तो यूज़ करते ही हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस तुमको ये पता ही है कि ये तो यहाँ यूज़ नहीं ही होता है, तब तक आप तभी आप कट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट? मस्क डियर कहाँ पे मिलता है? जो भी कोल्ड वाले रीजन है वहाँ पे ये मिलता है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है। तो एस्कॉट है ये उत्तराखंड में है, गंगोत्री उत्तराखंड में है, किशनपुर ये तो उत्तर प्रदेश का है, मानस है आसाम का है। तो यही दोनों होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। देन इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर द इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, ठीक है। यूज़ ऑफ किसको हम प्रिफर करेंगे? रूरल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। तो करेक्ट स्टेटमेंट, कॉपर स्लैग इधर ही, जैसे स्टील स्लैग यूज़ कर रहे थे इधर कॉपर स्लैग, वैसे भी ये वेस्टेज ही है तो आप यूज़ कर सकते हो, यस कर सकते हैं। कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल्स, जियो जिसके नाम में लग गया वो तो ऑलरेडी सस्टेनेबल है ही ना, तो जियो टेक्सटाइल्स होंगे ये सही। देन हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, तो इसमें ज़रूर से आपको क्या करना होगा, बर्न करना पड़ रहा होगा कोल वगैरह कुछ, तभी ना आप हॉट मिक्स कर पाओगे। तो कोल्ड मिक्स एंड हॉट मिक्स में कि दोनों कॉन्ट्रेरी है तो कोई एक ही सही होना चाहिए, तो सेकंड फोर्थ साथ में नहीं हो सकते, ये गया। फिर पोर्टलैंड सीमेंट अभी नहीं पता हमको, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड तो होने चाहिए, फर्स्ट थर्ड बस इसी ऑप्शन में है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। तो हॉट वाला हमको भी डाउट था कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है ना। तो फोर्थ फिफ्थ नहीं होंगे, पोर्टलैंड सीमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। कोल एस कंटेन्स आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, हाँ करता होगा भाई, एस है उसमें इतने सारी चीज़ें रहती हैं, ये भी हो गई। अब हम डिनाई नहीं कर सकते ना, डिस्प्रूव नहीं कर सकते इसको, ये नहीं होता है, थोड़ा सा भी 0.0001% भी नहीं होता, नहीं कर सकते डिनाई, तो होता होगा, है ना। कोल फायर्ड पावर प्लांट से रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट, हाँ इस प्लांट से ये रिलीज होता है, ये होता है करके बोलेगा, सही है। कोई वहाँ पे बैठ के देख नहीं रहा कि ये चीज़ रिलीज नहीं हो रही है करके, है ना, तो सही होगा ये चीज़। देन हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन द इंडियन कोल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों के तीनों ही सही है, हाई एस कंटेंट ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन कोल में, और दिस इज द इशू ना कि 30 से 40% एस कंटेंट हमको इंडियन कोल में देखना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग इम्पोर्ट करते हैं कोल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द बायोचार इन फार्मिंग? बायोचार इन फार्मिंग का क्या यूज़ है फार्मिंग में, देखते हैं। बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन द वर्टिकल फार्मिंग में, मीडियम के रूप में ग्रोइंग मीडियम में यूज़ कर सकते हैं। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
हाँ तो करता होगा। आप देखो ये वाला तो स्टेटमेंट यहीं पर से प्रूफ हो गया कि ये सही था। देखो जब बायोचार ग्रोइंग मीडियम के रूप में यूज़ हो रहा है तो वो ग्रोथ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रमोट करता है। तो ये तो यहीं पर पता चल गया ना कि फर्स्ट वॉज करेक्ट, तो सेकंड भी यहाँ पर हमको पता है कि हाँ नाइट्रोजन बायोचार वाला है तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनका ग्रोथ ईजिली हो सकता है क्योंकि बायोलॉजिकल वाला चीज़ है। Then third, when biochar is part of growing medium, it enables the growing medium to retain water for longer time के लिए retain करने के लिए help करता है। तो सही होना चाहिए, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव चीज़ सही, ठीक है। Then if a particular plant स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द WPA 1972, तो क्या इम्प्लीकेशन होगा। अभी तो जो शेड्यूल्स है उनको रिक्लासीफाई किया गया है, तो अभी तो 4 शेड्यूल है, बट ये पहले का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, लाइसेंस चाहिए होगा उस प्लांट को कल्टिवेट करने के लिए। सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वेरी एक्सट्रीम रॉन्ग। देन इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, तो ये तो हमको पता है कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाले से ये WPA वाला डील नहीं करता है शेड्यूल्स में जो भी है, तो दिस इज रॉन्ग। सच अ प्लांट इज इन्वेजिव एंड हार्मफुल, तो इन्वेजिव स्पीसीज से भी नहीं डील करता, तो दिस इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया द टाउन घंटासाला, कंदुरा, चावल आर वेल नोन फॉर द पोर्ट हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड, कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम, फिर प्लेसेस ऑफ एक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट बुद्धा पिलग्रमेज सेंटर, बुद्धा के सारे पिलग्रमेज सेंटर हम पढ़ते हैं, ये नहीं है। फिर प्लेसेस एक्विजिट स्टोन आर्ट आर्किटेक्चर नहीं पता। कैपिटल ऑफ द पावरफुल किंगडम, पावरफुल किंगडम होता तो हमने तो पढ़ा हुआ होता ना। अब देखो पोर्ट वाला चीज़ सही होता है ना। मिडाइवल इंडिया का जो भी अब तक हमने थीम्स देखा UPSC का, वो पोर्ट के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछते रहता है, तो येस दीज आर द पोर्ट्स हैंडलिंग दी फॉरेन ट्रेड्स। कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं जरा। चौल इधर है, घंटासाला एंड कंदुरा इस साइड है, तो ईस्टर्न एंड दिस इज वेस्टर्न साइड। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ो, खैर ये मिडाइवल का नहीं था, ये एंशिएंट हिस्ट्री का था, तो आप थोड़ा ध्यान में रखना है ना कि पोर्ट कौन सा किधर है, किस डायनेस्टी के टाइम पे था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर में। जीरो टिलेज का क्या एडवांटेज है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। सोइंग ऑफ द व्हीट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, के रेसिड्यू को बिना बर्न किए आप क्या कर सकते हो, सो कर सकते हो, तो यही तो एडवांटेज होगा ना जीरो टिलेज का। तो अच्छी चीज़ है, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव चीज़ सही होगा। विदाउट द नीड फॉर द नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, यस पॉसिबल है बोल रहे हैं ना, तो किया जा सकता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन है सॉइल में, पॉसिबल है, हाँ करते ही है वैसे भी। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल, कब आया था, 2018 में आया था नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज, क्या लिखा हुआ है, मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल, के लिए कौन सा यूज़ कर सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट 6 के 6 तो सही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई पॉलिसी है, पॉलिसी जनरली स्पेसिफिक होती है, तो यहाँ पर क्या होगा 6 के 6 वाले तो कट जाएंगे, है ना। जब भी 4 से ज़्यादा ऑप्शन हो तो उसके बाद फिर वो सब के सब सही नहीं होते हैं, ठीक। अब देखो क्या क्या होगा। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन, ये वैसे भी यूज़फुल नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो आप तो यूज़ करोगे इसको। रोटन पोटैटो, तो सेकेंड फिफ्थ तो होना ही चाहिए, सेकेंड फिफ्थ तो ये भी गया। अब देखते हैं, सेकेंड फिफ्थ तो है ही, 1 6 में चूज़ करो, 3 4 में, तो किसी में डाउटफुल है क्या। 1 6 1 एंड 6, कसावा एंड शुगर बीट दोनों शुगरी वाला है, तो हो सकता है सेम कैटेगरी के हैं। 3 and 4 ग्राउंड नट्स, सीड्स एंड हॉर्स ग्राम। अब देखो ये दोनों हाईली न्यूट्रिशियस फूड है, इसको गवर्नमेंट है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी में भी रख रही है ना। एंड ग्राउंड नट तो नहीं यूज़ करेंगे भाई, मूंगफली नहीं यूज़ करते हैं ना, बहुत कॉस्टली भी रहता है, तो ये तो नहीं करेंगे। तो कसावा एंड शुगर बीट है वही यूज़ कर रहे होंगे, तो फर्स्ट 6 भी होना चाहिए वो वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ 6 विल बी दी करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोल रहा है, ठीक है। इट इज़ मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाई अ टर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन अ गिवन ईयर। गिवन ईयर में कितना डैमेज कर दिया उसको मेजर करेगा, लॉन्ग टर्म डैमेज कितना। रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दोज फ्यूल। नहीं भाई, ये कॉस्ट कहाँ है, ये तो रिक्वायरमेंट कितनी है ये बता रहा है, ये दिस इज़ नॉट करेक्ट।
एफर्ट्स पुट इन बाई अ क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस। क्लाइमेट रिफ्यूजी का एफर्ट्स, इधर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लानट अर्थ, ये भी नहीं है, तो इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कितना डैमेज किया जा रहा है, वो जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हुआ है उसके कारण, ठीक है। तो दैट विल बी सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। उसके कारण क्लाइमेट जो एक्सट्रीमिटीज़ होंगे उनके कारण क्लाइमेट रिफ्यूजी होंगे, तो ये तो इसका आफ्टर इफेक्ट है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पल्स प्रोडक्शन के रिगार्डिंग हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। जो ब्लैक ग्राम है उसको हम खरीफ एंड रबी क्रॉप दोनों की तरह ग्रो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। जो मूंग की दाल होती है वो हाफ, मतलब कि लगभग हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन अकाउंट करिए। भाई इतना मूंग दाल खा कौन रहा है, ये तो नहीं है ना। अगर एक बार को अरहर या तूर दाल बोलता है तो हाँ सही हो सकता था, लेकिन ग्रीन ग्राम नहीं। ये तो हम लोग भी अपने घर के ही यूजेस में देख लो ना, कब खाते हैं ग्रीन ग्राम जब तबीयत खराब होती है ना, खिचड़ी के टाइम पे। तो सेकेंड इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड क्या बोल रहा है, इन द लास्ट 3 डिकेड्स, मतलब लास्ट 30 ईयर्स में, वाइल द प्रोडक्शन ऑफ द खरीफ पल्सेस हैज़ इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ द रबी पल्सेस हैज़ डिक्रीज्ड। खरीफ पल्सेस है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और रबी पल्सेस है उसका डिक्रीज हुआ है, वो भी 30 ईयर में नहीं बोल सकते ना कन्फर्मिटी के साथ। तो फर्स्ट इज द करेक्ट, ठीक है। फिर 87th नंबर क्वेश्चन, द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। तो क्रॉप के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा क्रॉप है ये बताना है, ठीक है। तो द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। जो क्रॉप है वो सब ट्रॉपिकल है नेचर में। हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजूरियस टू इट। हार्ड फ्रॉस्ट है वो सही नहीं है उसके लिए। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, मतलब फ्रॉस्ट नहीं होने चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। अ light well drained soil capable of retaining moisture is ideally suited for the cultivation of the crop. Which one of the following is that crop? तो कौन सा क्रॉप है ये बताना है। तो 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल जूट के लिए तो इससे कहीं ज़्यादा चाहिए होता है। शुगर केन भी बहुत ज़्यादा बारिश वाला चाहिए, तो ये दोनों तो गया। और टी के लिए तो एसिडिक सॉइल चाहिए रहता है। यहाँ पे लाइट वेल ड्रेन बोल रहा है, तो ये भी गया। कॉटन ही है जिसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश में ये हो जाता है। तो इन तीनों तो नहीं होगा, है ना, कॉटन ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू दिस सोलर वाटर पम्प्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पम्प्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पम्प्स। तो हमने ये तो देखा था एंड नॉट वाला कि ये चीज़ ये कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता, ये वाला गलत रहता है ना। अगर सोलर पावर है, ऊपर से देखो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना, सोलर पावर है उससे हम कर रहे हैं ना। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप अभी से ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आगे तो इनोवेशन होते रहता है। तो अभी एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो एक बार को हम सोचते हैं कि ये अभी नहीं किया जा सकता होगा करके, बट देखो फ्यूचर में जाके भी अगर स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है ना तो यूपीएससी ऐसा रिस्क नहीं लेगा, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि इसके फ्यूचर में गलत होने की चांसेस है ना। तो सोलर पावर है और रियल में ये स्टेटमेंट ऐसा था कि सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड सबमर्सिबल पंप्स, ऐसा था। तो उसको यूपीएससी ने क्या किया, ट्वीक करते हुए एंड नॉट लगा दिया। सेम गोज विथ हियर ऑल्सो। तो सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, नीदर वन नॉट टू। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स इन द कल्टिवेशन ऑफ द शुगर केन के कल्टिवेशन का जो ट्रेंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। A substantial saving in the seed material is made when the bud chip seedlings are raised in a nursery and transplanted in the main field. जो सब्सटेंशियल सेविंग है सीड के मटेरियल में वो किया जा सकता है जब हम लोग क्या करते हैं, बड चिप सेटलिंग करते हैं और रेज्ड इन अ नर्सरी में रेज करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं उसका मेन फील्ड में, हाँ किया जाता होगा। देन सेकेंड, व्हेन द डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ द सेट्स इज डन the germination percentage is better in single budded sets as compared to the many buds। अब खुद ही बताओ
सिंगल बर्डेड है उसमें ज़्यादा जर्मिनेशन का चांसेस होगा कि मैनी बर्ड्स वाले में हाई चांसेस है ना, क्योंकि अगर एक भी सर्वाइव नहीं किया तो इसमें तो वैसे भी मैनी बर्ड्स है। यहाँ पे सिंगल बर्डेड है तो इसमें कैसे जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर होगा, नहीं होगा, मैनी बर्ड्स में ज़्यादा होगा, तो इसने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग। फिर थर्ड, इफ द बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल्स व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कम्पेयर टू द लार्ज सेट्स। अगर बैड वेदर कंडीशन होती है, प्रिवेल करती है, तो उस केस में व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड है उनका बेटर सर्वाइवल होगा। क्या बोल रहा है, लार्ज सेट्स है, नहीं, लार्ज सेट्स जिनमें है उनमें बेटर सर्वाइवल होगा, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। फिर शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो जो शुगर केन है उसको कल्टिवेट किया जा सकता है यूजिंग सेटलिंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। हाँ, किया जा सकता है टिश्यू कल्चर से, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी करेक्ट, सेकेंड थर्ड विल बी रॉन्ग। फिर नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है, बोल रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ठीक है। पहले बोल रहे हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाँ किया जा सकता है, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करके ग्रो करो, तो सही भी है, एक ही तरीके का जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा सॉइल से। देन सेकेंड, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, हाँ ये किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें उनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें राइजोबियम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इससे क्या होगा, ये बेनिफिशियल है सॉइल के लिए, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी होना चाहिए। टेंसियोमीटर यूज़ अगर नहीं भी पता है तो देखो इस तरीके से सोचो कि यूपीएससी मतलब एग्जामिनर ने ये वाला ढूंढ के ही लाया होगा, है ना। अगर उसको रॉन्ग ऑप्शन बनाने होते तो कुछ भी एकदम सा रैंडम डाल देता, लेकिन टेंसियोमीटर यूज़ बोला है तो कुछ ना कुछ ढूंढ के ही लाया है ना, जो हम यूजली नहीं सुनते हैं ये वाली चीज़ें, तो दिस विल बी करेक्ट। और ये सॉइल मॉइस्चर है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर इन प्रैक्टिसेस को हम लोग यूज़ करते हैं तो हाँ, अगर सॉइल मॉइस्चर कितना ये पता चल गया हमको, तो हमको कितना एरीगेशन करना है ये पता चल जाएगा, और इससे लीचिंग है न्यूट्रिएंट्स का वो अवॉइड किया जा सकता है ओवर एरीगेशन के कारण जो होता है इशू। तो थर्ड इज़ ऑल्सो करेक्ट इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए। फिर वर्टिकल फार्मिंग, अब वर्टिकल फार्मिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में नहीं आता, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा वर्टिकल फार्मिंग करने के लिए, है ना। तो फोर्थ इज रॉन्ग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अगर एग्जाम हॉल में नहीं समझ आ रहा है कि वर्टिकल फार्मिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो ठीक है, ऑल ऑफ द अबव के साथ भी जा सकते हैं, ठीक, बट गलत हो जाएगा। लेकिन अब एक जो 2 नंबर है हम यूपीएससी को डोनेट करके आ जाएंगे, है ना, क्योंकि उसके चक्कर में बाकी क्वेश्चंस नहीं गलत करने हैं, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। एडवांटेज क्या है फर्टिगेशन का एग्रीकल्चर में। पहला बोल रहा है कि कंट्रोलिंग दी एल्कलिनिटी, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, ठीक है, ध्यान रखना। फर्टिगेशन में फर्टिलाइजर प्लस एरीगेशन हो रहा है, मतलब कि फर्टिलाइजर को हम जो वाटर है एरीगेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है उसमें मिक्स कर दे रहे हैं, है ना, और उसको एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं एज एन एरीगेशन। तो कंट्रोलिंग दी एल्कलिनिटी ऑफ एरीगेशन वाटर इज़ पॉसिबल। कंट्रोल करना एल्कलिनिटी ऑफ द एरीगेशन वाटर वो पॉसिबल है, बोल रहा है, हाँ पॉसिबल है। तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपकी जो सॉइल है वो अल्कलाइन है तो आप क्या करोगे, एसिड वाला कुछ यूज़ करोगे, एसिडिक है तो अल्कलाइन वाला कुछ यूज़ करोगे, तो कंट्रोल कर सकते हो ना आप एरीगेशन के थ्रू, तो ये पॉसिबल है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ द रॉक फास्फेट एंड ऑल अदर फास्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब ये इसके बारे में ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो फॉस्फेट्स होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, है ना। अब ये चीज़ ना PYQ का जब एनालिसिस करोगे तो मैंने वहाँ पर से ये देखा था, कभी और फॉस्फेट का पूछा था और उसमें सेम लॉजिक से वो सॉल्व हुआ था कि फॉस्फेट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो और यहाँ पे देखो रॉक फॉस्फेट है वो एफिशिएंट एप्लीकेशन हो सकता है और सारे तरीके के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है वो पॉसिबल है बोल रहे, तो दिस इज आउटराइटली रॉन्ग, है ना। देन थर्ड, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल। इंक्रीज करना अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स इज पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है अवेलेबल कराना जो प्लांट्स है, क्योंकि फर्टिगेशन में आप क्या कर सकते हो, प्रिसाइजली आप प्लांट्स को फर्टिगेशन कर सकते हो, है ना। एक पर्टिकुलर प्लांट है उनमें एक पर्टिकुलर टाइप का फर्टिलाइजर इरिगेशन के थ्रू दे सकते हो।
द रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ द केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। यस, क्योंकि आप अमाउंट है वो डायरेक्टली जो प्लांट है उनके रूट्स में दे रहे हो, तो जो रिडक्शन है लीच होने का जो चांसेस है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर आप डाल देते हो तो ये सब लीच होने लगता है, तो ये इशू नहीं होगी। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे भी ऑल फोर तो आंसर था भी नहीं, तो एक हटाना था, तो यही वाला चांस था कि आप हटाओ, है ना। फिर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द अबव ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द मेजर मिनरल्स। किनको ऑफिशियली मेजर मिनरल का दर्जा दिया गया है। देखो ऑल फोर तो है नहीं, है ना, हाई चांसेस होता है कि दो होता है। अभी देख लेते हैं कि क्या हमको पता है कि नहीं। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, क्यानाइट, सिलिमनाइट। तो अब इन केस में अगर आप ऐसे दो में जाओगे तो जा सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा वैसे तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बेंटोनाइट है, ये क्लेम मिनरल है, और बाकी इन तीनों हैं ये मेजर वाले हैं, मेजर मिनरल है, और ये वाला माइनर मिनरल है। तो 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर हियर, एंड फर्स्ट है वो माइनर मिनरल है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे तो जाएंगे ही बाउंसर वाले, बट अपना लॉजिक चेंज नहीं करना है अगर नहीं पता है। और बेसिकली 2 हम लोग 4 का कब करते हैं, जब पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर तो पेयर वाला नहीं है वैसे, तो हमको वैसे तो यहाँ पे लगाना चाहिए नहीं कि 2 आउट ऑफ 4 वाला, हमको लॉजिक से करना चाहिए। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में। ओशन मीन टेम्परेचर इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म में मेजर किया जाता है, विच इज 129 मीटर इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी मार्च। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, लाइक 26 डिग्री सेल्सियस की जगह क्या पता टेम्परेचर अलग हो, 26 ना हो। आइसोथर्म विच इज़ 129 मीटर डेप्थ, क्या पता ये 129 ना हो, 130 हो, या फिर इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो। देन साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन, साउथ वेस्टर्न की जगह नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट कुछ भी हो सकता है। इंडियन ओशन की जगह इंडियन ओशन नहीं, कुछ दूसरा हो सकता है। फिर ड्यूरिंग दी जनवरी मार्च की जगह कुछ दूसरा हो सकता है। तो कुछ भी गलत हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल्स है, एक भी गलत तो स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, OMT करेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च, तो इससे ये तो पता चल गया कि ये वाला सही है, बट अभी भी बाकी सारी चीज़ें डाउटफुल है ना। कैन बी यूज इन असेसिंग, कैन बी यूज बोला है, कैन बी यूज इन असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून विल बी लेस और मोर देन अ सर्टन लॉन्ग टर्म मीन। तो जो OMT है कलेक्ट किया गया ड्यूरिंग द जनवरी मार्च के टाइम पे, उनको हम यूज़ कर सकते हैं एसेस करने में वेदर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल था मानसून के टाइम पे विल बी लेस और मोर, कि वो ज़्यादा होगा बारिश या कम होगा, और सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन। तो हाँ कर सकते हैं ना, एसेस ही तो करना है, कैन बी यूज़ किया जा सकता है एसेस करने के लिए, हाँ किया जा सकता है। तो सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड ओनली विल बी द आंसर। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। केमिकल फर्टिलाइजर्स, राइट। तो एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, अगेन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। मार्केट ड्रिवन है, बट ऐसा तो नहीं है, हम तो पढ़ते हैं जो यूरिया है उसको गवर्नमेंट है वो प्राइस डिटरमाइन करती है, ना कि वो मार्केट ड्रिवन नहीं होता है, उसमें सब्सिडी दी जाती है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, ये गया। अमोनिया विच इज़ एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। यस, अमोनिया है उसको हाबर प्रोसेस से बनाया जाता है, हाबर बैक प्रोसेस होता है इसका कुछ, ये मैंने स्कूल में पढ़ा था तो वहाँ से याद था मुझे कि अमोनिया है वो इनपुट, जिसका इनपुट क्या होता है। अच्छा, अमोनिया विच इज़ इनपुट ऑफ द यूरिया, यूरिया बनाने के लिए अमोनिया यूज़ किया जाता है जो कि नेचुरल गैस से प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज करेक्ट। देन सल्फर विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फेटिक एसिड फर्टिलाइजर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज। अब ऑयल रिफाइनरीज से इतने सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, यस सल्फर इज ऑल्सो वन अमंग दम। अब मुझे इसलिए भी याद था क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरीज होते हैं, जब आप क्रूड ऑयल पढ़ते हैं तो उसमें हम स्वीटनेस मेज़र करते हैं ना, स्वीटनेस किससे मेज़र करते हैं, सल्फर के परसेंटेज से। अगर सल्फर परसेंटेज ज़्यादा होगा तो दैट इज़ हार्ड या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं, और जिसमें सल्फर परसेंटेज कम होता है उसको स्वीट वाला क्रूड ऑयल बोलते हैं। तो सल्फर है तो सल्फर उससे हम एक्सट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं ना। तो सल्फर विच इज़ रॉ मटेरियल फॉर द फॉस्फेटिक एसिड फर्टिलाइजर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज। तो येस बाई प्रोडक्ट हो सकता है, सेकेंड थर्ड दोनों करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, पहले तो कहाँ है ये पता होना चाहिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? डेजर्ट नेशनल पार्क जहाँ पे इंडिया का डेजर्ट है, राजस्थान वाले इलाके में होगा, है ना। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, अभी डाउटफुल है कि 2 डिस्ट्रिक्ट ना हो सकता है ना। फिर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, देयर इज नो ह्यूमन इनहैबिटेशन इनसाइड द पार्क। क्यों भाई, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप जंगल जो भी आप प्रोटेक्टेड एरिया है, अगर ये नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड एरिया है ना, तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना भाई। जब हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पढ़ते हैं वो भी तो रहते ही है ना, तो कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो सेकंड इज रॉन्ग, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो यस, ऐसा नहीं बोल रहा कि ओनली हैबिटेट है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट है ना, तो यस थर्ड इज करेक्ट। थर्ड तो करेक्ट होना ही चाहिए, सेकंड इनकरेक्ट होना ही चाहिए। अब इन दोनों में से देख लेते हैं। अब वन करेक्ट है, एक सेकेंड, इट इज़ स्प्रेड ओवर, ओके हाँ करेक्ट होगा, दोनों में ही वन सही है, तो सेकंड को काटते हैं ये भी चला गया, तो वन एंड थर्ड विल बी द करेक्ट। तो यस 2 डिस्ट्रिक्ट तक का ही स्प्रेड है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली हमको नहीं पता था कि 2 डिस्ट्रिक्ट तक ही स्प्रेड है इस नेशनल पार्क का, लेकिन बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन से जब हमने आंसर पे रीच करने का ट्राई किया तो फिर फर्स्ट वाला सही निकला, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू दी, कहाँ पर सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर? तो थोड़ा रफली मैप बना लेते हैं इंडिया का, ठीक है। ईस्ट ऑफ द अक्साई चीन, इस तरफ वाला अक्साई चीन है, इस तरफ वाला क्या है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन है, यहाँ कहीं पे है ना सियाचिन। इतना पता था मुझे क्योंकि मैंने देखा था वो वॉर वाला कुछ था ना सियाचिन ग्लेशियर के टाइम पे, तो सियाचिन ग्लेशियर तो इंडिया के कंट्रोल में है, ये पता है मुझे। और ठीक है, यहाँ पर से देखते हैं, तो ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, तो अक्साई चीन का ईस्ट तो इधर हो गया, तो कहाँ चाइना तिब्बत में थोड़ी है, नहीं है ये। ईस्ट ऑफ द लेह, लेह तो इधर कहीं है, और इसके ईस्ट मतलब इधर कुछ हो जाएगा, तो इधर नहीं है, ये बोलना चाहिए था, तो नॉर्थ बोलना चाहिए था लेह के, तो ये भी गलत। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, ये गिलगित बाल्टिस्तान है, इसका नॉर्थ, ये तो पाकिस्तान में चला गया, नहीं ये नहीं। फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, नुब्रा वैली इधर कहीं है, इसके नॉर्थ में, हाँ यही बस सही है, ठीक है। गिलगिट के ऐसे इस साइड बोलता, ईस्ट साइड तो सही हो सकता था, ये भी गलत, तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ठीक है। तो ये वाला लोकेशन थोड़ा देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस इस साइड जो है। देन नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा करेक्टली मैच है? तो ऐसे वाले में ही हम ट्राई करते हैं कि 2 आउट ऑफ 4 वाला सही होता है जनरली। अब यहाँ पे तो सारे ऑप्शन में ही ऐसे हैं, तो कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो भीलसा है वो मध्य प्रदेश, हाँ ये मुझे पता था कि मध्य प्रदेश में ही है भीलसा। द्वार समुद्र महाराष्ट्र, तो द्वार समुद्र संस्कृत वाला लैंग्वेज है, ये महाराष्ट्र नहीं, थोड़ा और मतलब सदर्न वाले स्टेट में होना चाहिए था, तो ये तो नहीं होना चाहिए द्वार समुद्र। देन गिरिनगर गुजरात, हाँ तो ये तो हम पढ़ते ही है, गिर नेशनल पार्क, गिरनार नेशनल पार्क, तो ये तो सही है ही। थर्ड तो ऑब्वियसली करेक्ट है। सेकंड पता है कि गलत है, तो ये कट गया, तो 1 एंड 3 सही होगा। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश नहीं है, स्थानेश्वर को थानेश्वर भी बोलते हैं, दैट इज इन हरियाणा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो 2 करेक्ट है, दैट विल बी 1 एंड थर्ड विल बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हमको। 36% ऑफ द इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, तो 36% डेटा है, गलत हो सकते हैं ना। देन CGWA वॉज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई है, हाँ इसी के अंदर बनाई गई है। कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि अथॉरिटी है तो कोई ना कोई एक्ट तो होगा ही, अब यही एक्ट है यानी ये देखते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर के लिए और कोई एक्ट लाया गया था क्या? सिर्फ ग्राउंड वाटर के लिए नहीं, तो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ये इनकम्पास कर जाता है ना ग्राउंड वाटर भी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर थर्ड, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया ग्राउंड वाटर इरीगेशन के अंदर है, उसके बाद चाइना है जो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करता है इरीगेशन के लिए, और उसके बाद USA है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। अब देखो तीनों सही है वाला ऑप्शन है भी नहीं, तो हमको डाउट आएगा भी नहीं, तो फर्स्ट गलत ही है, हटा दो इसको। फिर सेकंड थर्ड सेकंड में चूज़ करना था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स ऑकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। अच्छा, इसमें हमको सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं। जेट स्ट्रीम ऑकर होता है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी जेट स्ट्रीम होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है। देन सेकेंड बोल रहा है कि ओनली सम साइक्लॉन्स डेवलप एन आई। हाँ, सारे साइक्लॉन में आई डेवलप नहीं हो पाता है, कुछ ही साइक्लॉन्स होते हैं जिनमें आई डेवलप होता है, जैसे जो सब ट्रॉपिकल है उनमें जनरली आई नहीं होता है, तो दिस इज करेक्ट। तो सम साइक्लॉन है उन्हीं में आई डेवलप होता है। थर्ड बोल रहा है कि द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लॉन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर दैन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। जो टेम्परेचर है इनसाइड द आई के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन है सराउंडिंग से। नहीं, लो प्रेशर वाला एरिया रहता है ना, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है सराउंडिंग से। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात चल रही है तो दिस इज रॉन्ग। तो सेकेंड ओनली बस करेक्ट होगा, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड विल बी रॉन्ग। तो इससे क्या समझ आया कि जो डिज़ास्टर वाला, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला जहाँ पर आता है ना, साइक्लोन वाला बेसिकली, तो वो वाला बहुत अच्छे से आराम से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर को बोल रही हूँ, क्वेश्चन को तो आराम से पढ़ना ही है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का लार्जेस्ट एरिया है? कॉर्बेट तो फर्स्ट था ना टाइगर रिजर्व में, तो ये तो अलग स्टेटस आता है। रणथाम्बोर नहीं, नागार्जुन श्रीशैलम, सुंदरबन भी नहीं, नागार्जुन श्रीशैलम है जहाँ पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का लार्जेस्ट एरिया है। ठीक है, देन ठीक है, सारा कर लिया हमने। अगर इनमें से कुछ देखना है तो वो देख लेते हैं। 51 क्वेश्चन से देखते हुए आएंगे हम। अब हम ऐसे करेंगे, पहले क्वेश्चन वाला पार्ट पूरा डील कर लेंगे और उसके बाद फिर कुछ अगर इधर से पढ़ना था होगा वो कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट था कि एफडीआई है वो लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी दोनों उसमें आती है, एंड नॉन डेप्ट क्रिएटिंग वाली होती है, डेप्ट क्रिएट नहीं करती क्योंकि इक्विटी बेस्ड होती है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है वो लिस्टेड कंपनी में ही बस आती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। फिर आगे बढ़ता है। यहाँ पर तो इंडिया कंसिस्टेंट लिमिट इज, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो हमने पढ़ा था क्रूड ऑयल का जो बेंचमार्क था ना, तो ये क्या होता है, लाइट होता है ड्यू टू दी लो डेंसिटी के कारण। लो डेंसिटी इसकी क्यों है? क्योंकि सल्फर का परसेंटेज कम है। स्वीट होता है बिकॉज ऑफ द लो सल्फर कंटेंट। 3 ऑयल बेंचमार्क और कौन कौन से हैं? एक तो WTI यही हो गया, देन ब्रेंट ऑयल एंड दुबई क्रूड। जो ब्रेंट ऑयल है वो नॉर्थ सी ऑयल भी बोलते हैं इसको क्योंकि नॉर्थ सी से निकाला जाता है, और ये ग्लोबल बेंचमार्क भी है ओपेक कंट्रीज़ का। तो ओपेक कंट्रीज है, यहाँ पे कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका ग्रुप है ये, तो वो बेंचमार्क के रूप में ब्रेंट ऑयल को मानते हैं। ठीक है, और वेस्ट टेक्सास है तो ऑब्वियस बात है ये USA का होगा बेंचमार्क, और ये दुबई क्रूड वाला है। ठीक, फिर आते हैं यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, ये सब ठीक है। आगे और डायरेक्टर्स ऑपरेटेड, तो ये तो मैंने बता दिया था। देन कैट, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना खास। SLR ये सब तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ रेपो रेट क्या होता है ये सबको। जो एक्स्ट्रा है बस वही बताते हुए चलूँगी। ये तो मैंने बता दिया था कि G20 में 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, फिर यहाँ पर CPI को याद रखना, जहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, फूड बेवरेजेस है, उनका हायर वेटेज है 45.86 है, जहाँ पर गुड्स सर्विसेज दोनों आते हैं। WPI में ओनली गुड्स आते हैं, नॉट सर्विसेज। फूड आइटम्स है, उनका वेटेज 24.4% होता है ना, सिग्निफिकेंटली लोअर देन दी CPI। फिर जो RBI है अडॉप्टेड CPI फॉर दी प्राइमरी इन्फ्लेशन मेजर इन 2014, तो 2014 में CPI को अडॉप्ट किया था RBI ने इन्फ्लेशन का टारगेटिंग करने के लिए। ठीक है, नॉट WPI जैसा कि उस टाइम क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने ये देखा था, तो मैकॉन्ग रिवर का पोजीशन देख लो, तो ये यहाँ पर से मैकॉन्ग रिवर चाइना से ओरिजिनेट हो रही है, फिर वो म्यांमार से भी जाएगी, चाइना के बाद म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए साउथ चाइना सी में मिल जाती है, इंडियन ओशन में नहीं जाती है।
यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज है उसको कवर करिए, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ चाइना सी। ठीक, फिर यहाँ पर थॉम्स रिवर जो भी है ये इंग्लैंड में है, ये मैं बता रही थी, नॉर्थ सी में जाके मिल रही है। ठीक, फिर यहाँ पर रसिया में जो वोल्गा रिवर है वो फ्लो हो रही है और ये कहाँ पे जा रही है, कैस्पियन सी में जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर जाम्बेजी रिवर है वो जाम्बिया जिम्बाब्वे से होते हुए इंडियन ओशन में जाके मिल जाएगी। देन नेक्स्ट एमएसपी है वो फ्लोर प्राइस है, नॉट अ सीलिंग, इसलिए वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। फिर एमएसपी में 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड एफआरपी फॉर दी, मतलब फेयर रेमनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन। कौन रिकमेंड करता है, सीएसीपी है ना, रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो रिकमेंड करता है। और बाद में फिर जो कमिटी है, कैबिनेट कमिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं, वो अनाउंसमेंट करेंगे, है ना। फिर यहाँ पर बताया गया कि जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो सीरियल्स है उनका प्रोक्योरमेंट करती है, उनका प्रोक्योरमेंट को मैनेज करती है, एंड जो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स है उनका नाफेड करती है। ठीक, और कौन कौन से सीरियल्स है इसमें, पैडी है, वीट है, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। फिर पल्सेस में तूर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर जिसको लेंटिल बोलते हैं, ग्राम, चना। फिर ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमी सीड, नाइजर सीड, रेप सीड, मस्टर्ड। फिर कमर्शियल क्रॉप में कॉटन है, कोपरा है, जूट, शुगर केन वाया दी एफआरपी। तो यहाँ पर ये वाला को एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, द रेट एट विच द गवर्नमेंट परचेसेस क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स। तो जो रेट है, जिस रेट पे गवर्नमेंट परचेस करती है क्रॉप को फ्रॉम फार्मर्स, जिस रेट पे गवर्नमेंट परचेस करती है फार्मर्स से बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय द फार्मर्स को जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ रहा है उसका 1.5 टाइम्स वो एमएसपी होता है। रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी रिकमेंड्स एमएसपी ऑफ 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड एफआरपी फॉर दी शुगर केन। तो शुगर केन के लिए भी सीएसीपी ही रिकमेंड कर रही है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं, इनमें से जो 14 क्रॉप्स हैं वो खरीफ की क्रॉप है, 6 रबी की है एंड 2 कमर्शियल क्रॉप है। अब इनमें से और एक और क्लासिफिकेशन ये है कि 7 सीरियल्स है, 7 ऑयल सीड्स है एंड 5 है पल्सेस। ठीक है, पल्सेस 5 ही है, बाकी 7 सीरियल है, 7 ऑयल सीड्स है। तो 7 सीरियल्स में कौन कौन सा है, पैडी, वीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। ठीक है, पैडी, वीट, बार्ली, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। पल्सेस में दाल में कौन कौन सा होगा, ग्राम होगा, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और लेंटिल। ठीक है, हाँ, तो हम घर में कौन कौन से दाल खाते हैं, अरहर तूर तो डेली खाते हैं, उड़द कभी कभी खाते हैं, मूंग दाल जब क्या होता है तबीयत खराब हो जाती है तो खिचड़ी वगैरह इसी से बनाते हैं। देन ग्राम होता है वो खाते हैं, एंड लेंटिल, तो इसका याद रख लेना, गाँव में खाते हैं दाल, एंड लेंटिल भी एक दाल ही है। ठीक है, फिर 7 ऑयल सीड्स में ग्राउंड नट हो गए, रेप सीड्स हो गए, रेप सीड मस्टर्ड सिमिलर कैटेगरी में डाला गया। देन सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमी, सनफ्लावर, नाइजर सीड्स। इसको कैसे याद रखेंगे, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल तो होता ही है, ये तो पता ही है। रेप सीड मस्टर्ड सरसों का तेल हो गया। फिर सोयाबीन ऑयल जो डेली कुकिंग के पर्पज से यूज़ किया जाता है, या तो सनफ्लावर कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो सोयाबीन, सनफ्लावर। फिर सेसमी सीड्स, ये तिल का तेल हो गया, सनफ्लावर एंड नाइजर सीड्स, तो सनफ्लावर एंड नाइजर सीड्स को याद रखना। फिर इनमें रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा ये सब भी इंक्लूडेड होता है। तो 7 सीरियल, 7 ऑयल सीड्स, 5 पल्सेस, देन रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा। फिर यहाँ पर एमएसपी इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट इज सपोज टू प्रोक्यूर द मैंडेटेड क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो इट। अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे चला जाता है तो फिर क्या होगा, फार्मर्स से एमएसपी पे गवर्नमेंट खरीद लेगी, है ना। फैक्टर्स फॉर रिकमेंडिंग एमएसपी रिकमेंड करने के लिए क्या क्या फैक्टर कंसिडर किया जाता है, पहला कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की कितना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आ रहा है। देन सेकेंड डिमांड सप्लाई सिचुएशन फॉर द क्रॉप, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन
तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन देखा जाएगा कि उस क्रॉप को उगाने में कितना कॉस्ट लगा, तभी तो आप एमएसपी बता पाओगे ना। देन डिमांड सप्लाई सिचुएशन ऑफ द क्रॉप, अब आपने उगा लिया, हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन उस क्रॉप का, उस ग्रेन का डिमांड सप्लाई कैसा चल रहा है मार्केट में, उसके ऊपर भी तो डिपेंडेंट है। देन थर्ड, मार्केट प्राइस का ट्रेंड क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, दो क्रॉप के बीच का प्राइस पैरिटी कैसा है। देन इम्प्लीकेशन फॉर द कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन, इन्वायरमेंट, सॉइल एंड वाटर यूज, फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फिर रेशियो ऑफ द फार्म इनपुट्स एंड आउटपुट, रेशियो क्या है फार्म इनपुट्स एंड आउटपुट का, इन्वायरमेंट, ये सब भी देख रहे हो आप, ठीक है। फिर वो C2 कैसे डिसाइड होता है ये सब बताया गया। एमएसपी कंसिडर्स बोथ A2 प्लस FL एंड C2 कॉस्ट्स। FL क्या है, फैमिली लेबर वाला है, एंड A2 क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन दी सीड्स, फर्टिलाइजर, एरीगेशन, एंड यहाँ पर क्या होगा, रेंट, इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिजिकल कैपिटल एसेट्स। फिर जो एमएसपी होगा, हैज़ नो स्टैट्यूटरी बैकिंग, एमएसपी देना है इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। फार्मर कैन नॉट डिमांड एमएसपी एज अ मैटर ऑफ राइट, तो क्या फार्मर डिमांड कर सकता है एमएसपी, क्यों, ये एमएसपी जो उसका राइट है, नहीं कर सकता है डिमांड।